नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, इतनी सारी बारिश हर साल होती है, उसके बावजूद भी हमें पीने का पानी बाहर से लाना पड़ता है। घर में जो नल में पानी आता है वो कभी आता है, कभी नहीं आता है। कभी टैंकर आती है तो कभी हमें पानी बगैर रहना पड़ता है। पिताजी सोच में पड़ गए और ये सोचने लगे कि मैं इसे जवाब क्या दूं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर जवाब में उन्होंने बच्चे को समझाने के लिए कहा ज़रूर कि हाँ, बारिश का पानी हम लोग पहले जमा करके रखते थे, अब ऐसी सिस्टम नहीं है, अब हमें कॉरपोरेशन पानी देता है, इसीलिए हमारा काम चलता है, मगर कॉरपोरेशन भी कभी कभी नहीं दे पाता है पानी। बच्चा फिर पूछता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी सारी बारिश तो होती है। पिताजी के पास में उसके बाद कोई जवाब नहीं था। ऐसे कई घरों में ऐसे सवाल हो रहे होंगे आज, जब बारिश का मौसम है और रोजाना हम इतनी ज्यादा बारिश देखते हैं। और इस साल हमने बाढ़ की स्थिति, कई सालों से बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं, मगर इस साल जो बाढ़ की परिस्थिति हमने देखी है, जिस जगह बारिश नहीं होती है वहां बाढ़ आई है। तो ऐसी स्थिति में हमें भी, बीइंग ए पत्रकार, ये ख्याल आता है कि क्या हम आपको कुछ ऐसा बताएं ताकि आप भी सोचें कि ये बारिश का पानी अगर हम बचा सकते हैं तो कैसे बचा सकते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हैं रोहित प्रजापति, पर्यावरणविद है। बहुत बहुत स्वागत है रोहित भाई। और हमारी दूसरी मेहमान है नेहा सरवटे मैम, जो एनवायरमेंटल और अर्बन प्लानर है। मैम, बहुत स्वागत है। ये दो चेहरे ऐसे हैं वडोदरा शहर के जो बार बार हमारे स्टूडियो में आते हैं, आपको बहुत सारी बातें बताते हैं, इवन प्रशासन तक वो बातें हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे पत्थर पर पानी, बस उसी तरह है। ये पानी आकर जैसे बह जाता है बारिश का, वैसे ही ये बातें भी शायद हवा में चली जाती हैं या फिर ये भी पानी में बह जाती हैं। मगर हम हार नहीं मानने वाले हैं नेहा मैम, रोहित भाई। हम बार बार ये बातें करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रशासन क्या करें, क्योंकि मैं प्रशासन से बात शुरू करूंगी, फिर हम पब्लिक पर आएंगे। रोहित भाई, आपसे शुरू करते हैं। प्रशासन क्या करें कि इतनी ज्यादा जो बारिश है होती है, इतना सारा पानी बरसता है, तो उसे बचाने के लिए जो कोशिश की जानी चाहिए, क्या करें प्रशासन? मुझे लगता है प्रशासन अभी फिलहाल की समझ है वो लॉकर में बंद करके वो चाबी फेंक दे, और जो 100 साल पुरानी समझ है जिसके बारे में कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, वो समझ को दोबारा पढ़े। और उनका एक सेशन, अगर विधानसभा है तो विधानसभा बुलाए, ग्राम सभा है तो ग्राम सभा बुलाए, और कॉरपोरेशन की सभा है तो सभा बुलाए, उसमें सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात करें। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर कोई आम इंसान को भी अगर बात पूछी जाए कि पानी को जाना कहाँ है, तो सबको मालूम है कि पानी को या तो तालाब में जाना है, नदी में जाना है, वेटलैंड में जाना है, रवाइंस में जाना है, और ज़मीन के नीचे जाना है। इतनी सिंपल बात, मुझे लग रहा है कि ये बात हम क्यों नहीं समझ पा रहे, वो मुझे तो समझ में नहीं आती है कि पानी को यही जाना है। और अगर आप वाटर लॉगिंग अभी जो आई है, वो बाहर काफ़ी जगह पे नहीं है, काफ़ी जगह पे नदी से पानी नहीं आया, बारिश का पानी जो आया वो नहीं कहीं जा रहा था। और आपको मालूम है कि जिस प्रकार के रोड, जिस प्रकार की प्लानिंग हम कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने तालाब बनाने की कोशिश की है, धरती को पेवर ब्लॉक से मरने की कोशिश की है। तो मुझे लग रहा है कि ये सीधी सादी बात, मैं चाहता हूँ कि लोग ये डिमांड करें कि विधानसभा का 3 दिन का सत्र, पंचायत की 3 दिन की सभा हर शाम को, और कॉरपोरेशन की सामान्य सभा सिर्फ इस मुद्दे पे रखी जाए, और उसमें आम लोगों को भी बैठने की जगह बनाई जाए, और वो बैठे हुए टूटे हुए लोग इस बात को, वो विरोध पक्ष के हो या पक्ष के हो, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकारें आई है और गई है, लेकिन ये समझ सरकारों या अधिकारियों में नहीं गई है। तो इस पर एक बात हो। मुझे लग रहा है कि बांध के संदर्भ में, अगर सरदार सरोवर बांध की मैं गुजरात में बात करूं, तो उस वक्त बहुत बातें हुई थी कि हमारा नर्मदा नदी का पानी वेस्ट जा रहा है। उस वक्त बड़े पानी की बूंद बूंद पानी की बात, इस पानी का संग्रह होगा, कच्छ सौराष्ट्र को दिया जाएगा,
जीवादोरी, लोग रास्ते पे निकले थे, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी। हाँ, जैसे वही एक स्रोत था। सरदार सरोवर से एक नल निकलता है, वो पूरे गुजरात का भला करेगा। अगर आपको पानी डैम में भरने की इतनी मतलब ज़रूरियात, मतलब इतने बड़े पैमाने पे आप बातें करते हो, तो ज़मीन के जो नीचे पानी भरने की जगह है, जैसे हम घर में मटका भरते हैं, टंकी भरते हैं जब पानी आता है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन की जिम्मेवारी वो है कि ज़मीन का नीचे का जो मटका है, जो एक्वाफायर है, उसको रिचार्ज करने की जिम्मेवारी उनकी है। और उसमें मुझे बना है कि ये कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि उसमें कोई बड़े दिमाग लगाने की या पैसे खर्च करने रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये सीधी सादी बात जो 30वीं में पढ़ता हुआ विद्यार्थी बता सकता है, वो बात क्यों समझ में नहीं आती, वो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आती। मैं तो बार बार आजकल तो ये बारिश के दौरान में मतलब सो नहीं पा रहा था। आपको और लगेगा कि मेरे को कोई बड़ा टाइम, ये समझ कि इतनी बारिश गिरने के बाद ये बात हम जैसे लोग भी लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे। हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे बात करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, ये बड़ा मसला है। मुझे लग रहा है कि ये मसला अगर हल नहीं कर पाएंगे तो आने वाले दिनों, ऑलरेडी परिस्थिति तो खराब हो ही चुकी है, पीने का पानी अच्छा नहीं रहा है, क्वांटिटी भी नहीं है और क्वालिटी भी नहीं है, तो गंभीर समस्या है। क्वांटिटी भी नहीं है और क्वालिटी भी नहीं है। रोहित भाई, एक सेल्समैन ने मुझे बताया कि मैडम मैं बहुत सारी चीज़ों में डील करता हूँ, एक वाटर सॉफ्टनर है, वाटर सॉफ्टनर आप लगा लें तो जो बोर का पानी सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत हार्ड पानी है। तो अब एक नया बिजनेस का तरीका निकल गया है कि वाटर सॉफ्टनर लगाया जाए और पानी को सॉफ्ट किया जाए। खैर वो सब चीज़ें होती रहेगी। नेहा मैम, आप क्या कहती हैं कि क्या प्लानिंग के साथ में प्रशासन चले कि ये वाटर को वेस्ट होता हुआ बचाए और रिचार्जिंग के इस्तेमाल में लिया जाए? एक बात समझना ज़रूरी है सभी को, प्रशासन को भी और नागरिकों को भी, कि पानी का बहाव कैसे होता है, उसका बिहेवियरल पैटर्न क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अगर हम पानी को समझें तो उसका संग्रह कैसे करें या उसको नदी तक कैसे पहुंचाना चाहिए या पहुंचा सकते हैं, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहले तो पानी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। पानी इम्परवियस सरफेस पे तेज़ी से बह जाता है, उसको, उसकी जो गति है हमें रोकना है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल लॉजिक है, ये हमें अपने प्लानिंग में इंक्लूड करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले तो हमारे जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं, वहाँ जितने भी तालाब है, तलावड़ी है, नदी है, कोतर है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको इस लायक बनाए कि वो पानी को ले सके। हमने सारे डेब्री से भर दिए हैं, कचरा डाला है, सारे जो नेचुरल ड्रेन्स हैं उसको हमने कचरे से ब्लॉक किया है। अब हर साल प्रशासन तो बोलती है प्री मॉनसून क्लीनिंग हम करते हैं, लेकिन उसमें जेसीबी डाल देते हैं। जेसीबी सबका हल नहीं होता। जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो डोमेस्टिक म्यूनिसिपल गार्बेज है, उसको तो हम आसानी से मैन्युअली सफाई कर सकते हैं। दूसरी जो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है, उसमें या तो सूएज डलता है, लीगल इलीगल जो भी कहो आप, और उसमें जो रास्ते का कचरा होता है वो भर जाता है, तो वो लाइन्स चोकअप हो जाती है। तो ये बहुत सिंपल, मतलब लॉजिकल चीज़ें हैं जिस पे ज़्यादा, जैसे इन्होंने कहा कि रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं है, कॉमन सेंस है। तो हमें अपनी कॉमन सेंस पहले तो जागरूक करनी पड़ेगी। दूसरा जो है, जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं, जब हम डेवलपमेंट प्लान करते हैं या टीपी स्कीम निकालते हैं, तो ज़मीन को समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी जो ढलान है, कहाँ पानी इकट्ठा होता है, पानी कैसे बहता है, वो अगर समझा जाए, उस हिसाब से अगर हम प्लानिंग करें तो ये समस्या बिल्कुल हल हो सकती है। जैसे टीपी स्कीम में है या डेवलपमेंट प्लान में है कि 60% हम रेजिडेंशियल को देते हैं, 5% कमर्शियल, अमुक परसेंट ओपन स्पेस, अमुक परसेंट रोड। तो वाटर या नेचुरल सिस्टम को रिचार्ज करने के लिए हम जगह क्यों नहीं छोड़ सकते, और हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये जगह प्रॉपर्टी राइट्स या मेरी ज़मीन में नहीं, या मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ऐसे नहीं हो पाएगा, या ऐसे नहीं होना चाहिए। जहाँ पानी कुदरती तौर से इकट्ठा होता है, वहाँ रिचार्ज जोन्स
बनाने चाहिए, नेचुरल रिचार्ज जोन्स, ना कि रिचार्ज वेल्स। तो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स प्लानिंग में बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज है, मैनेजमेंट टूल्स हैं जिसे हम ये कर सकते हैं। आपने कहा कि जगह छोड़नी चाहिए और उसको रिचार्ज के लिए इस्तेमाल में लेना चाहिए। इसके सामने आर्ग्यूमेंट ये होता है, रिचार्ज वाली बात तो खैर आती नहीं है, आर्ग्यूमेंट ये होता है, जवाब ये आता है कि हमने जगह छोड़ी थी, अब वो जगह छोड़ी है, उसके ऊपर तो आपने कंक्रीट लगा दिए, यानी कि आपने वॉल टू वॉल रोड बना दिया, या फिर वहां पर आपने पेवर ब्लॉक्स लगा दिए हैं, या फिर आपने उस पे टाइल्स लगा दी हैं, तो फिर ये जगह छोड़ने का मीनिंग क्या बनता है? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि उसको डिजाइन करना पड़ेगा जी। उसके लिए हमें जो किस तरह का डिजाइन होना चाहिए? जो पानी और जमीन का जो कनेक्शन है जी। वो हमें बरकरार रखना पड़ेगा, उसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। अगर हम वो कनेक्शन रिस्टोर करते हैं तो पानी अपनी मैकेनिज्म अपने आप ढूंढ लेगी और रिचार्ज जो जमीन में जाना है पानी वो चला जाएगा। मिट्टी वाली जमीन को रखना जरूरी जी है। जी, तो ये मिट्टी वाली जमीन भी है, और जो नेचुरली जो उसके घास पेड़ पौधे जो भी उगते हैं उसको हमें उगने देना चाहिए। हम अगर समझे कि हमें ये झाड़ी झाकड़ नहीं चाहिए, ये गंदगी है, तो गंदगी अपने मन में है, अपने दिमाग में है, वो गंदगी पहले निकालनी पड़ेगी अपने को। जी। तो हम जो नेचुरल वे है, जो नेचर को इंटीग्रेट हमें करना है, वो तो हमें करना ही, और वो सिस्टमैटिकली डिजाइंड वे या प्लान्ड वे से करें तो बेहतर होगा। आपने एक जिक्र किया कि तालाब, हमारे शहर में इतने सारे तालाब हैं, जैसे मैं मेरे ही घर के पास की बात करूं तो वहां पर एक छोटा सा तालाब है सुभानपुरा में, तो उस तालाब में साल भर कचरा रहता है। अभी तक तो उसको, अच्छी बात यह है कि उसको कॉरपोरेशन ने भरा नहीं है, कंटिन्यू यानी एज इट इज तालाब रखा है, वो तालाब में पानी जाता है और उसे हम कह सकते हैं रिचार्जिंग वे में उसका इस्तेमाल हो रहा है। मगर ऐसे कितने तालाब बचे, क्योंकि सब जगह पर या इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है या फिर कुछ ना कुछ वहां बन गया, ऐसे करके तालाब बहुत सारे बंद हो गए। तो अब वहां की जो लोकल पब्लिक है वो क्या करें कि अपने घर के आसपास की जमीन को खुला छोड़ दें ताकि जमीन में सीधा पानी उतर जाए, क्या करें? देखिए, ये इसमें स्केल की जरूरत है जी। एक जो घर है, एक इंडिविजुअल प्लॉट है, वो भी ये कर सकता है, एक सोसाइटी या कम्युनिटी के तौर से कलेक्टिव भी हो सकता है जी। उसमें लोगों को और प्रशासन को साथ में मिलके काम करना पड़ेगा जी। तो जैसे हम बोलते हैं फुटप्रिंट है, जो बायलॉज है उसमें ग्राउंड फुटप्रिंट, अगर प्लॉट है 100 स्क्वायर मीटर का, तो वो बोलते हैं कि ग्राउंड फुटप्रिंट सिर्फ 50 का आप कर सकते हो, बाकी 50 स्क्वायर मीटर खुला होना चाहिए। जी। लेकिन हम उसको जाके पेवर ब्लॉक या पेविंग या ऐसे टाइल्स लगा देते हैं, तो वो 100% इम्परवियस हो जाता है। तो पहले तो वो नहीं करना चाहिए, और ये बात हम बार बार कर चुके हैं, लेकिन कई बार कर चुके मैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पेप्सी और थम्सअप की एड हैमरिंग के लिए होती है, लोग पीते हैं, उसके बावजूद भी एडवर्टाइजमेंट होती है, तो क्या हम लोगों को अवेयर करने के लिए बार बार करेंगे तभी शायद कहीं कुछ बदलाव ला पाएंगे। तो हमें तो जो हमारी जो खुली जमीन है उसको अनपेव करने की जरूरत है जी। कुछ जो जरूरी है वो करें, लेकिन पेविंग के लिए भी अभी बहुत सारी चीजें मार्केट में आई है, पेवर ब्लॉक्स, परमिएबल पेवर ब्लॉक्स है, ओपन जॉइंटेड है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और टूल्स हैं हमारे पास, लेकिन वो जमीन के साथ जो इंटरेक्शन है वो करना चाहिए हमें। जी। प्रशासन को ये देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि जो ग्राउंड वाटर एक्वाफर्स हैं उसकी मैपिंग करके कहाँ जमीन या जगह छोड़नी चाहिए ताकि आसानी से रिचार्ज हो, कहाँ रिचार्ज होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर एक्वाफर्स के जो स्लोप्स हैं उसको समझना जरूरी है। अगर हम ऐसी जगह पे रिचार्ज करते जाए जहाँ से पानी पलट के वापस आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो जियोलॉजिकल सब सरफेस हाइड्रोलॉजी है उसको समझ के सरफेस हाइड्रोलॉजी मैनेज करना पड़ेगा हमें। एक सिंपल सी बात है जो शायद हम यानी लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही है कि आपने अगर बैंक में पैसे भरे हैं तब आप निकाल पाएंगे। सही है फंडा, आपकी सैलरी जमा हुई, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया और अब बैंक में पैसे नहीं है
तो फिर आप उस अकाउंट से पैसे निकालेंगे कैसे? वही सीधी बात लागू होती है ये पानी के लिए कि अगर आपने ज़मीन में वो पानी जाने ही नहीं दिया है तो आप कैसे बोर के ज़रिए उसको इस्तेमाल के लिए निकाल सकते हैं? वहाँ खाली हो जाएगा। ये भी एक अकाउंट है जहाँ आप बार-बार पानी डालें तब जाके आप उसे मोबाइल का इस्तेमाल जिस तरह आप करते हैं, आपने रिचार्ज नहीं करवाया है तो मोबाइल नहीं चलेगा। तो ये पानी रिचार्जिंग के तरीके नहीं अपनाएंगे तो वो पानी हमें नहीं मिलने वाला है। और ये छोटी-छोटी जो बातें हैं वो हर साल हम करते हैं। बारिश से पहले भी करते हैं, बारिश के दौरान भी करते हैं, बारिश के बाद भी करते हैं। मगर वडोदरा शहर में इसका क्या बदलाव आया है उसका प्रूफ हमें नहीं मिल रहा। तो आज मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि आपने कोई भी कोशिश की है तो हमें ज़रूर लिख के भेजें या वीडियो बनाकर भेजें कि आपने क्या कोशिश की है। तो ये हमारी जो कोशिश है वो कहीं कामयाब हो रही है उसका हमें भी एहसास हो और ये हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी लगे कि हाँ, इतने सालों से हम जो बातें कर रहे हैं उसका असर कहीं हुआ है। रोहित भाई, आपने पिछली बार गणेश उत्सव का एक एग्जाम्पल दिया था कि हम पंडाल बनाते हैं, इतना सारा खर्चा करते हैं। तो आपको लगता है कि ये रिचार्जिंग के लिए आम पब्लिक को कोई खर्चा करने की ज़रूरत है? वो आसानी से वाटर रिचार्जिंग के इस्तेमाल में जा सकते हैं? मैं आपको कहूँ कि जितने फेस्टिवल हम मनाते हैं जी, वो सारे फेस्टिवल में जो खर्चा करते हैं उसमें जितना टाइम निकालते हैं उसका 10% टाइम चाहिए ये वाटर रिचार्जिंग के सिस्टम के बारे में बात करने के लिए। जी, और मैं समझता हूँ कि ये राज्य की ज़्यादा जिम्मेवारी है, लेकिन आम लोग अगर ये मुद्दा इनिशिएट करेंगे जी, तो सरकारों को या प्रशासन को जुड़ना पड़ेगा। और ये इसलिए करना पड़ेगा कि उनको मालूम है कि पीने लायक पानी नहीं है, उनके घर में या तो एक्वागार्ड है या आरओ है या फिल्टर लगाए हुए, तो उनको रोज़ मालूम है कि ये पानी पीने लायक नहीं है, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी कहा तो मुझे तुरंत याद आया कि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का नहीं। अभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सरकार भी कर रही है और लोग भी कर रहे हैं, हाँ, डेबिट कार्ड नहीं है, इसलिए कितना क्रेडिट वो मालूम नहीं, वो कार्ड का पैसा कौन भरेगा, कब भरेगा, पानी को लेके वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे एक लग रहा है कि ये फेस्टिवल के दौरान क्यों हम सब मिलकर इसको लेकर बात करें कि पानी को लेकर हम क्या कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि वो दिन निकल सकता है आरती के बाद, या अगर रमज़ान है या ईद है या और फेस्टिवल है, क्रिसमस डे है, या उसके इधर की 25 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान क्यों ना हम इस मुद्दे पे सोसाइटी में बात करें। सोसाइटी में इकट्ठा तो होते ही है, नवरात्रि के दौरान भी मिलते हैं, गप्पे लगाते हैं, बैठते हैं, तो एक इसको लेकर बात करें। और मुझे लगता है कि पोस्ट मानसून कार्यवाही करनी चाहिए। प्री मानसून की बात मैंने सुनी है, मैं आप एक नया शब्द अभी ही बता रहा हूँ, पोस्ट मानसून। जो दिमाग में कचरा भरा है, जैसा अभी नेहा जी ने कहा कि दिमाग में जो डेब्रीज भरी हुई है, दिमाग में जो म्यूनिसिपल वेस्ट डंप किया हुआ है, हाँ, उस क्लीनिंग का काम हम मिलकर करें। और मुझे लगता है कि ये बहस करे बिना और कोई रास्ता नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि अगर लंबा जीना है, उनको लग रहा है 2-3 साल तक हम यहाँ पे है, ठीक है, रहे ना रहे तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लंबी जिंदगी है, आपका बच्चा बड़ा होगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, हाँ, सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्र पढ़ेगा, ठीक है, अगर इतनी लंबी सोच करते हो तो पानी के बारे में लंबा सोचना पड़ेगा। नहीं तो मुझे लग रहा है कि परिस्थिति ऑलरेडी बहुत बुरी है और ये पॉसिबल है क्योंकि हम इकट्ठा होते हैं, टाइम भी निकालते हैं। तो इसके लिए एक समय जिसको जो कहना है, मुझे लगा कि अपने सिर्फ वो उससे अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई किताब पढ़ने की, गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस से ये चीज मुमकिन है, कर सकते हैं, और लोगों को बोलना पड़ेगा। और अगर लोग बोलेंगे, लोग इनिशिएटिव लगेंगे, तो प्रशासन को जुड़ना पड़ेगा। तो प्रशासन को जुड़ने के लिए भी लोगों को खुल्लम खुल्ला अभी बाहर आके इसका इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। उसके लिए पैसा तो इकट्ठे करते हैं फेस्टिवल में, कुछ 10% पैसा बजट लोग अपनी सोसाइटी का लगा रहे, 10% पैसा इसके लिए लगाने का सोचे। आप खुद तय करो कि क्या हो सकता है। और आपने पानी को जाते हुए देखा है कि आपका पानी सोसाइटी से कहाँ से बाहर नहीं निकलता, कहाँ से जाने की कोशिश करता है, पानी कहाँ से निकलता है, पानी को कहाँ जाना होता है। मुझे लग रहा है बहुत कुछ करते हैं। और दिमाग का जो पेवर ब्लॉक है वो, और सोसाइटी का जो पेवर ब्लॉक है वो, दोनों को निकालने की बात करनी पड़ेगी। सोसाइटी में जो पानी भरता है उसका जिक्र किया रोहित भाई ने। नेहा मैम, वडोदरा शहर के रोड जहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं
और अब ऐसा, यानी पिछले 2 साल से तो हम देख ही रहे हैं कि अब छोटी छोटी सोसाइटी के रोड से अगर आप निकलते हैं वहाँ पर भी इतना ज़्यादा पानी भर जाता है, और बाहर के रोड तो हमें दिखते ही हैं। तो रोड बनाते वक्त ऐसा क्या प्लानिंग हो ताकि ये पानी भरे नहीं, ट्रैफिक जाम ना हो, और सबसे अहम बात कि ये पानी जो गटर में, ड्रेनेज में जाता है, वो रोड पे आता पानी भी रिचार्जिंग में इस्तेमाल हो। ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि जो हमारे जिस तरह से रोड प्लान और जो कंस्ट्रक्ट होते हैं उसमें पानी का हम सिर्फ एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन का प्लान करते हैं। पहले तो जब रोड अलाइनमेंट करते हैं तो वो रोड अलाइनमेंट कहाँ है, मतलब जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे है, या तो फिर पानी के बहाव को वो क्रॉस करता है तो वो चेक डैम बन जाता है। तो हमारे अक्सर बहुत सारे रोड्स हैं जो चेक डैम का काम भी करते हैं, जो इसीलिए वाटर लॉगिंग हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हम अपने रोड्स को जब प्लान करते हैं या तो सीमेंट का बनाते हैं या कंक्रीट का बनाते हैं, या फिर टार जो है बिटुमिन उसका बनाते हैं। तो जब रोड प्लानिंग करते हैं, रोड का सेक्शन करते हैं हम, तो मीडियन तो दे देते हैं हम, लेकिन मीडियन जो हम पेड़ इतना लगाते हैं ग्रीनिंग इनिशिएटिव में, उसका लेवल हम ऊपर रखते हैं। तो उसको अलग से पानी फिर देना पड़ता है। तो स्लोप्स जो है, हम रोड के स्लोप्स को इस तरह प्लान कर सकते हैं, और रोड के अलोंग बहुत सारी ऐसे पॉकेट्स छोड़ सकते हैं जहाँ ऑटोमेटिक रिचार्ज हो सकता है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि उसको भी अगर हम सीमेंट कॉन्क्रीटाइज कर दें, वो जो ओपन पैचेस है, तो वो काम नहीं करेगा। तो रोड प्लानिंग या सोसाइटी की जो स्ट्रीट्स है उसको इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क की तरह अगर हम देखें तो ये समस्या हल हो सकती है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ओपन स्पेसेस या गार्डन्स के साथ हम प्लान करें, उसके जो स्लोप्स हैं रोड के, तो हमारा ये जो मसला है वो सुलझ सकता है। आपने टीपी स्कीम का जिक्र किया था इससे पहले वाले बात में। टीपी स्कीम जो वडोदरा शहर के आसपास जितने भी डेवलप हुए हैं एरिया, वहाँ इस बार जो परिस्थिति हुई वो इतनी वर्स्ट थी कि जैसे हमारा पुराना शहर जहाँ इतना पानी कभी नहीं भरा है और आज भी नहीं भरता है, जो बरसों पहले सयाजीराव गायकवाड़ ने इस शहर की रचना की थी, तब जिस सोच के साथ में उसे बनाया था, और अब ये टीपी स्कीम में जो नए नए बंगलोज अपार्टमेंट जो बने हैं, वहाँ इस बार ऐसा था कि दूसरी बारिश में ऑलमोस्ट 4 दिन लगे उस पानी को उतरने में, इतना ज़्यादा पानी भरा। तो वहाँ पर क्या प्लानिंग की कमी है, किस तरह की गलतियाँ की गई हैं? प्लानिंग की गलतियाँ तो काफ़ी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम स्लोप्स या कॉन्टूर्स को ध्यान में नहीं रखते कि पानी का बहाव किस तरह जा रहा है। दूसरा ये है कि हम जब टीपी स्कीम्स अभी जो नई वाली आ रही है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या जो ओपन स्पेसेस है उसको सिर्फ जगह खाली छोड़ देते हैं, उसका प्लानिंग नहीं करते हैं। और जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो अपने स्कीम्स को प्लॉट कर देते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है कंपाउंड वॉल्स का। जो भी प्लॉट ओनर है पहले तो अपना कंपाउंड वॉल बांध देते हैं। ये कंपाउंड वॉल भी चेक डैम जैसा बन जाता है, एक फोर्टिफिकेशन होता है जहाँ जिसमें ना पानी आ सकता है ना जहाँ पानी जा सकता है। तो जो मेन प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग का नए विस्तार में, ये एक तो है कंपाउंड वॉल्स का, दूसरा है जो हम स्लोप को ध्यान में रखते प्लानिंग नहीं करते, तीसरा हम जब रास्ता बनाते हैं तो 1 या 2 लेन का जो हम कैरेज वे जिसको हम कारपेटिंग बोलते हैं वो ही कर देते हैं, आजू बाजू की जगह तो खुली मिट्टी या धूल छोड़ देते हैं। कई बार तो जो कंस्ट्रक्शन डेब्रीज हैं वो रास्ते के आसपास ही पड़ा रहता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऑब्स्टिकल्स हो जाती है पानी के बहाव में। तो ये सारी चीज़ें जो हम अगर एक दूसरे के साथ उसका रिश्ता हम देखें और उसको कॉम्प्रिहेंसिव सुलझाएं तो ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। अब एक अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे, आप दोनों से मैं सवाल करती हूँ। पानी चार्ज अब 10,000 रुपये, रोहित भाई, कॉरपोरेशन जिस तरह सोच रही है उसके सामने कई लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। पर बोरवेल अब 10,000 रुपीज़ देना होगा। तो ये 10,000 रुपीज़ की जो बात है
आपको लगता है कि ये सही फैसला है? वाटर रिचार्जिंग के लिए कुछ और सोचना चाहिए था प्रशासन को, उसके सामने 10,000 रुपीज सीधा चार्ज लगा दिया जा रहा है? मुझे उसके पहले दो चीज़ कहनी है। जैसे नेहा जी ने कहा जी रोड को लेकर, जैसे आपने पूछा, तो जी। मैं वो सवाल को दोबारा एड्रेस करना चाहूँगा, फिर इस पे प्लीज आता हूँ प्लीज। कि रोड की हाइट बढ़ती है। आप कहीं पे देखिए तो रोड 7 फीट ऊपर हो गया है, मकान नीचे हो गए हैं। कंटूर के आधारित रोड नहीं बनते, वो चेक डैम बन गए। उसमें डिवाइडर भी देखो तो उसमें पानी जाने का जगह नहीं। जैसे नेहा जी ने कहा कि कंपाउंड वॉल में भी पानी जाने का जगह नहीं है, या तो अंदर आए तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जो रोड बन रहे हैं वो कंटूर पे आधार पे बड़ौदा में है ही नहीं। मुझे कोई एक रोड बता दे कि वो कंटूर के आधार पे उसकी हाइट तय की है, और एक रोड बता दे कि जिसकी हाइट 20 साल में नहीं बढ़ी है। तो ये सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है मुद्दा। ये पानी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पानी की जिम्मेवारी सेंट्रलाइज तौर पे होनी चाहिए, और पानी सेंट्रलाइज तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने घर के पास ही सब कुछ करूं। ये जो बोरवेल का इस्तेमाल करने की बात है, उसको उस पर रोक लगाने की बात होनी चाहिए थी कि बोरवेल सिर्फ वही लोग लगाएंगे जो सामाजिक तौर पे जिसकी जिम्मेवारी उनको दी गई है जी या स्वीकार की गई है जी। और हो सकता है कि इसमें प्रशासन ही आए। वही वो जमीन के नीचे का पानी समाज का है। ये 10,000 रुपया वाला बात है ना, वो टेढ़ा है। मतलब वो इनडायरेक्टली यू आर प्रमोटिंग, मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि आप पानी निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, आपने परमिशन दे दी, परमिशन दे दी है। और वो जो डेबिट कार्ड है, वो डेबिट कार्ड में कोई आप बताओ ना कि विधानसभा में कभी वाटर बैलेंस शीट बनी कि जमीन से पानी कितना बाहर निकाला जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में कौन निकालता है, कैसे इस्तेमाल करता है। तो मेरे हिसाब से ये पूरे पैसे वाली जो बात है, वो पानी बेचने को और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने वाली है। पानी के संरक्षण की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हम कहेंगे 10,000 रुपया तो मालूम पड़ेगा कौन पानी निकालता है। भाई साहब, बहन जी, इसमें आपको ये करना है कि पानी लोग ग्राउंड वाटर का निकाले ही नहीं, या जो निकालने वाले लोग हैं वो तय किए हुए लोग हम तय करें प्रशासन में, वही निकाले वही इस्तेमाल करें, तो ही मुझे लग रहा है कि पानी का संरक्षण हो सकता है। हाँ, इंस्टेड ऑफ, मतलब अगर इतनी अकल आई है 10,000 रुपये की, तो वाटर रिचार्जिंग की अकल क्यों नहीं है आप में? उसके बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? पानी के संरक्षण को लेकर जो रिचार्जिंग की बात, जैसे नेहा जी ने कहा कि सिर्फ बोरवेल रिचार्जिंग इज ऑल्सो लॉलीपॉप। हम जब बोरवेल रिचार्ज की बात करते हैं ना, वो टाइमिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, इंट्रीम कटौकटी के तौर पे, फिलहाल अभी के लिए, आने वाले 10 साल के लिए। सही में जो नेहा जी ने कहा, प्लानिंग के तौर पे आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी जो रिचार्जिंग के लिए नेचुरली अवेलेबल थी, जिसको आपने एनक्रोच किया है, वो आप नहीं कर पा रहे, इसलिए आप वाटर, ये दोनों चीजें साझ करनी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि ये वाटर माइनिंग को बढ़ावा देने वाली बात है। ग्राउंड वाटर निकालने का परमिशन कोई मुझे पूछे किसी को नहीं होनी चाहिए, समाज या प्रशासन के सिवा। प्रशासन को इसलिए कह रहा हूं कि प्रशासन को मैं समाज की तरह देखता हूं। प्रशासन भी उसका गलत इस्तेमाल करेगा तो नहीं चलेगा। प्रशासन उसका समाज के तौर पे इस्तेमाल करे, और वही उस नीचे वाले पानी का पेट्रोल डीजल निकालने की परमिशन है क्या? नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। कोल निकालने की परमिशन है क्या? आप कोल निकाल सकते हो जैसे पानी निकालते हो। हाँ, वाटर का ऑक्शन नहीं होता है, कोल का ऑक्शन होता है। कौन निकालेगा, उसका कितना पैसा मिलेगा, बोतल में पानी बिक रहा है, उसके बारे में मुझे लगता है ये गंभीर मामला है। ये वाटर माइनिंग को बढ़ावा देने वाली बात है। आप अगर प्रशासन के तौर पे कुछ करना चाहते हैं तो ये पानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल पे रोक लगाई जाए, और वाटर रिचार्जिंग सिस्टम को एज अ प्लानिंग अडॉप्ट किया जाए, तो ही कुछ हो पाएगा। दो बातें हम लोग अभी तक सुनते आए हैं। रेती खनन, जिसे हम रेती माफिया कहते हैं, उसके बाद में आता है भू माफिया, और अब तीसरा माफिया एक और शुरू हो गई है ये बातें कब से, कि ये पानी माफिया गिरी भी शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि जिस तरह बिना परमिशन लोग पानी का बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह पानी को निकाला है। एक इलाका है, उस इलाके का नाम नहीं लूँगी मैं क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्सी वाला मामला है। वहाँ पर पानी, रोहित भाई, अपने ही शहर का इलाका है ये, ऑलमोस्ट 150 फीट खुदाई के बाद भी पानी नहीं निकल रहा है वहाँ पर, इतना ज़्यादा। और वहाँ पर आई थिंक
3 ऐसी छोटी छोटी कंपनियां पानी बेचने वाली चल रही हैं और वहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है, प्रशासन के नाक के नीचे ये सब हो रहा है, मगर वहाँ उनकी नज़र नहीं जा रही है। हाँ, उनकी नज़र वहाँ जा रही है जहाँ से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बोर का पानी अपने घरों के लिए और हम रूटीन इस्तेमाल के लिए, और उसके लिए भी प्रशासन आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं तब जाके उनको वो बोरवेल बनाना पड़ रहा है और इस्तेमाल में लेना पड़ रहा है। यानी हर जगह पर आप तो फेल हैं, मगर आप स्वीकार नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। नेहा जी, एक बात जोड़ दूं इसमें कि ये वाटर माइनिंग वाला मामला है जी, तो एक तो आपको पानी बेचना ही नहीं चाहिए, वरना लोग खरीद के माइनिंग करके निकालेंगे। मिनिमम पानी है जो लोगों की ज़रूरियात है वो उनको फ्री में देना चाहिए, और किसी को भी उसके पास कितने करोड़ रुपए भी हो तो उसको ओवर यूज और मिस यूज ऑफ वाटर शुड नॉट बी अलाउड एट ऑल। और पानी का बिजनेस, मतलब पानी निकाल कर बेचने वाला बिजनेस होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। नेहा जी, आप क्या कहेंगी? ये 10,000 वाला जो मसला है उसके ऊपर अब यानी लोगों में तो विरोध है, अभी तक तो लोग आए नहीं हैं बाहर कहने के लिए कि हम नहीं देंगे, मगर एक मुहिम सी छिड़ गई है। मेरे ही बिल्डिंग में रहने वाले एक अंकल जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो सोसाइटी वालों को मैं जब वॉक पे जाता हूँ तो गार्डन में सबको इकट्ठा करता हूँ, बताता हूँ 10,000 रुपये हमें नहीं देने हैं, हमें इसका विरोध है। तो आप क्या मानती हैं? जैसे रोहित भाई ने कहा कि 10,000, मैं इसको एक लॉलीपॉप या इंसेंटिव की तरह देखूंगी टू कंटिन्यू वाटर माइनिंग जी। लेकिन एक बात है कि जो इसमें जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है, प्रशासन की भी है और जो लोग बोर करते हैं, बोर से पानी लेते हैं, उनकी भी है कि प्रशासन पानी दे नहीं पा रही है इसलिए लोगों को लेना पड़ रहा है, या लोगों को ऐसा लगता है कि प्रशासन जो पानी देती है वो तो है ही, लेकिन हमें अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए वी कैन, एक जो राइटियस एटीट्यूड है लोगों का जी। वो भी जिम्मेदार है इसके लिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसका हल 10,000 रुपये फाइन करने से नहीं है, क्योंकि लोग तो 10,000 रुपये जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए 10,000 कुछ भी नहीं है। एक 5 स्टार होटल में एक दिन रात का खाना खाएंगे तो 10,000 रुपये तो वैसे ही निकल जाने हैं। सो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, और उनको आप ग्रीन चिट दे रहे हो कि हाँ हमने पैसे भर लिए, अब हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसमें जो हम मॉरल पुलिसिंग करते हैं, तो एक मॉरल पुलिसिंग वाटर के लिए भी ज़रूरी है जी, कि प्रशासन को ये जानना ज़रूरी है कि कितना पानी कौन ले रहा है, और प्रजा को ये जानना ज़रूरी है कि हम कितना पानी ले रहे हैं, हमें कितना पानी लेना चाहिए, हम कितना पानी वापस दे रहे हैं। जैसे अभी तो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग है, हमारे बिल्डिंग में ही है कि हम जिस बोर से पानी निकालते हैं बारिश के दिनों में टेरेस का पानी उसी बोर में हम रिचार्ज करते हैं जी। डिबेट्स हैं क्या सही क्या गलत, कोई लोग बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये जो चर्चाएं हैं वो बाहर पब्लिक में डिस्कोर्स होना चाहिए इन सब का कि इसको कैसे हल कर सके। लेकिन 10,000 रुपये फाइन करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि मैं पूछूंगी कि 10,000 रुपये लेके आप करेंगे क्या, इसका आगे का प्लान क्या है अगर आप 10,000 रुपये लेते भी हैं। ये तो वो बात हुई ना, पेड़ काट लिया हमने 5,000 रुपये फाइन दे दिए, लेकिन पेड़ लगाता कौन है? पेड़ लगाते हैं तो उसका जो देखभाल है, उसका नर्चरेंस कौन करता है, किसकी जवाबदारी है वो। तो ये सब एडहॉक डिसीजंस नहीं होने चाहिए, इट हैज़ टू बी अ वेल थॉट सिस्टम और अ पॉलिसी, जो इट हैज़ टू बी थॉट थ्रू, सिर्फ एडहॉक नहीं कर सकते हम जी। यानी थोप दिया और बस हमें तो ले लेना है, प्रशासन की तिजोरी भरनी है, वो पैसे कहाँ जाएंगे उसका तो हिसाब पब्लिक मांगती है, दिया नहीं जाता। और कहीं ऐसा है कि मांगती भी नहीं है पब्लिक, क्योंकि जब हम चुप हैं तभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सभी को आपस में डिस्कशन करने की जो आदत हो गई है उससे हमें बाहर निकलना होगा, कि हम आपस में डिस्कशन करके हम अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं मैंने तो कह दिया ना, मगर वो कहाँ, वो बात पहुँची कहाँ, वो उसके बारे में सोचना चाहिए। हम बार बार इतना ज़्यादा कहते हैं, नेहा मैम आज मुझे कह ही रही थी,
इसी मुद्दे पर कितनी बार बात करेंगे। मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए आप लोगों को भी बहुत ये बातें लागू होती हैं कि बार बार आप इस बात को दोहराएं जब भी आप प्रशासन के किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने विस्तार के कॉरपोरेटर को भी नहीं जानते हैं, तो वो जानने की भी कोशिश करें, उन तक वो बात पहुंचाए। आप कॉरपोरेशन तक नहीं जा सकते हैं तो अपने इलाके के कॉरपोरेटर को तो ये बात पहुंचाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बोलने से हल हो सकती हैं, मगर हम बोलना ही नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ चुपचाप म्यूट मोड पे चले गए हैं, तो वो म्यूट मोड पे न रहें। आखिर में आप दोनों से एक खास संदेश चाहूँगी कि आप शहरवासियों को, प्रशासन को तो हम बहुत कुछ कहते रहते हैं, बट आम पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। नेहा मैम आप तो बार बार कहती है कि हम लोग भी समझें, तो क्या कहेंगे आखिर में? रोहित भाई आप कहें। मैं आज सुबह 3:30 बजे मैंने लिखा था, मैं उसी को दोहराऊंगा जी। अंग्रेजी में था, मैंने उसकी हिंदी करने की कोशिश की, अगर मैं ठीक कर पाऊँ तो जी। कि जिस आँख की कीकी में पेपर ब्लॉक हो, जिस आँख की कीकी में पेपर ब्लॉक हो, कान में रेत हो, सर में सीमेंट हो और दांत को उपजाऊ जमीन और जंगल खाने की आदत हो, और जो जीभ है वो बाकी जबान जो है उसको बाकी के जो ऑर्गन है उससे बात किए बिना मनमानी करने की आदत हो, तो आपदाएं आएगी, बुरी तरह आएगी, उसको आप नहीं रोक पाओगे। इसको बदलने के बारे में सोचना पड़ेगा। और पानी के बारे में मैं चाहूँगा कि लोग एक चीज़ तो करें कि क्यों ना पोस्ट मॉनसून 3 दिन की बहस, जहाँ पे भी लोकल अथॉरिटी हो, गांव की हो सकती है, शहर की हो सकती है, छोटे टाउन की हो सकती है, विधानसभा, इसको लेकर बात करें कि पानी का क्या करें। और पानी के बारे में जिनको उस वक्त में जिनको लिखकर भेजना है वो बातें भी विधानसभा या कॉरपोरेशन में पढ़ी जाए और इसमें मिलकर बहस करें। और मैं कहूँगा कि प्रशासन और हम सब मिलकर इसमें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो दुनिया आगे बहुत लंबी नहीं दिखती है, सही में कहूँ तो। नेहा मैम। प्रजा तक यही मैं मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि जो हम अभी भुगत रहे हैं वो हमारे जो पूर्वज ने जो प्रिकॉशंस लिए थे, जो प्लानिंग की थी, वो हम आज उसको एंजॉय कर रहे हैं जी। हमारी जो एक्शंस आज है वो हमारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं हम ऐसे करें ताकि हमें बाद में गालियाँ खानी ना पड़े। वो हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है और हमें उसको निभानी है। दूसरी ये बात कहना चाहूँगी कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि पैसों से सब कुछ हल हो सकता है तो वो बहुत गलत है। हम नोट को पानी बना के पी नहीं सकते, हम कॉइन्स को चबा के खा नहीं सकते। हमें वो जो पैसा है वो पानी या खाना खरीदने में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अगर पानी बचेगा नहीं तो हम खरीदेंगे क्या। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास इतनी बारिश है तो हम उसको जो उसका संरक्षण है वो हम क्यों नहीं कर पाते। इट इज़ अ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, जो प्रशासन है, जो पॉलिटिशियंस है, उनकी जवाबदारी तो है ही है, लेकिन अगर हम उनको क्वेश्चन नहीं करें, अगर हमें लगता है कि वो उनका काम है, वो जाने, तो फिर हमें ये भुगतना पड़ेगा क्योंकि वो उनका काम नहीं कर रहे हैं। और उनको ये एहसास दिलाना वो प्रजा का काम है कि वो उनका काम ठीक करे और प्रजा भी क्या कर सकती है वो भी चर्चा करे, जैसे रोहित भाई ने कहा है। आखिर में रोहित भाई की ही एक लिखी हुई बात मैं आपको बताऊंगी। गुजराती में उन्होंने लिखा है, उसका हिंदी भी करूंगी मैं। उन्होंने लिखा है, मौजूद टाउन प्लानिंग एक वाक्यમાં ચોમાસામાં રસ્તા ઘરોએ ડૂબી જવાનું, ચોમાસામાં રસ્તા ઘરોએ ડૂબી જવાનું, પછી તેમાં રહેતા લોકોએ આખું વર્ષ પીવાના પાણી માટે હવાતિયા મારવાના। जिस तरह प्लानिंग होता है, सोसाइटियाँ बनती हैं, नए नए बंगलोज बनते हैं, वो जो टाउन प्लानिंग होता है उसका यानी वो इतना ख़राब है कि बारिश में चाहे 2 महीना बारिश हो, चाहे 1 हफ्ता बारिश हो, सब कुछ डूब जाता है। यानी कहते हैं कि समंदर के बीच में हम प्यासे हैं, ऐसी हालत लोगों की होती है कि
आजू बाजू सब जगह पानी है, उनके पास पीने का पानी नहीं होता उस वक्त जब वो डूब रहे हैं, और उसके बाद में उनके पास में पीने का पानी नहीं होता। ये परिस्थिति में अब लोगों की रहने की जो संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, और वो संभावनाएं कम कर सके हम, और हम अपने आप को पूछे, हम प्रशासन को पूछे कि क्या हमें इसी स्थिति में आगे जिंदगी गुजारनी है। ये बहुत सारे सवाल जो हमारे मन में उठते हैं, और ये सवाल जब उठते हैं तभी हम ऐसी चर्चा करते हैं। और ऐसी चर्चाओं को सार्थक करने के लिए, जो चर्चाओं में हम लोग जो बातें आपको बताते हैं उस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है कि आप हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, और प्रशासन को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि इन परिस्थितियों से हमें बचाए। हर साल ये परिस्थिति हमारे लिए खड़ी ना हो, उसके लिए प्री मॉनसून और रोहित भाई ने जैसे आज कहा पोस्ट मॉनसून की कार्यवाही भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम टीवी के साथ जुड़े रहें खबरें और ऐसी चर्चाओं के लिए। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टा ट्विटर वीएनएम टीवी की वेबसाइट पर आप खबरें पढ़ सकते हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और डेली हंट पर दिन भर खबरें देखते रहें और खुद को रखें अपडेट। नमस्कार।